सालों पुरानी बात है। परीलोक की सुंदर सी दुनिया में सिंड्रेला नाम की एक प्यारी सी परी रहती थी। उसे पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो हर वीकेंड पर पृथ्वी लोक पर जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो पृथ्वी के पार्क में घूम रही थी कि तभी उसे करण नाम का लड़का दिखाई देता है। उसे देखकर सिंड्रेला परी उसके पास जाती है और उससे दोस्ती करने के लिए कहती है, जिस पर करण भी उसे हाँ कह देता है। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इस तरह सिंड्रेला परी रोजाना पृथ्वी पर करण से मिलने आने लगी और वो दोनों खूब मस्ती करने लगे। लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। सिंड्रेला, अब मैं तुम्हारे बगैर और नहीं रह सकता हूँ। चलो अब हम शादी कर लेते हैं। तुम्हारे बगैर मेरा 1 मिनट काटना भी बहुत मुश्किल है। हाँ करण, मैं भी यही सोच रही थी। वैसे भी मुझे पृथ्वी लोक बहुत पसंद है, इसलिए अब मैं अपनी सारी शक्तियाँ त्याग दूंगी और फिर हम यहाँ पर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जिएंगे। इस तरह वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद करण सिंड्रेला परी को अपनी फैमिली से मिलवाता है और सभी को सिंड्रेला परी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, हम तो बड़े ही खुशनसीब हैं कि हमारी छोटी बहू एक सुंदर सी परी है। वाह मेरे बेटे, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। आखिर बेटे किसके हो? इस तरह वो लोग शादी की तारीख तय कर लेते हैं और कुछ ही दिनों के बाद सिंड्रेला परी की शादी करण से हो जाती है। लेकिन अब सिंड्रेला परी के पास उसकी जादुई शक्तियाँ नहीं थीं, क्योंकि उसने अपनी सारी शक्तियाँ त्याग दी थी और अब वो सिर्फ अपने करण की सिंड्रेला थी। फिर शादी की पहली सुबह। छोटी बहू, आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए आज तू अकेले ही सबका खाना बनाएगी। जा बड़ी बहू, उसे रसोई में सब सामान बता दे, क्या कहाँ रखा हुआ है। जी माँ जी। किचन में ले जाकर मीना अपनी देवरानी सिंड्रेला को सब कुछ समझा देती है कि क्या सामान कहाँ रखा है। अच्छा सिंड्रेला, अब मैं बाहर का काम निपटा लेती हूँ, तब तक तुम किचन संभाल लो और किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना, ठीक है? जी दीदी। ये कहकर मीना वहाँ से चली जाती है तो सिंड्रेला खुद से कहती है, ओ गॉड, ये तूने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया। अपने परीलोक में तो मैंने कभी किचन में कदम तक नहीं रखा और अभी तक तो मुझे वहाँ के सामान का कुछ पता भी नहीं कि क्या कहाँ रखा है। एक गिलास गर्म पानी तो मैंने आज तक किया नहीं, फिर खाना कैसे बनाऊं? अगर मेरे ससुराल में सबको पता चल गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो फिर मेरा क्या होगा? मैंने सोचा था जादुई शक्तियों के बगैर रहना बहुत आसान है, लेकिन ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। कुछ देर बाद ही जब मीना किचन में वापस आती है तो वो देखती है कि अभी तक सिंड्रेला चुपचाप खड़ी ही है। ये देख वो हैरान होती है और सिंड्रेला से कहती है, सिंड्रेला, इतना टाइम हो गया और अभी तक तुमने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। कुछ ही देर में सब खाने के लिए आ जाएंगे। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा? जो भी बात है तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। दीदी प्लीज आप किसी को कुछ नहीं कहना, लेकिन सच कहूँ तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि परीलोक में तो मैं सब कुछ जादू से करती थी, पर अब मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं ही नहीं। यहाँ आज मेरा पहला दिन है और पहले दिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। अगर सबको पता चल गया तो मेरा क्या होगा? क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? तो ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कही? अच्छा चलो, मैं खाना बना देती हूँ, तुम बस साथ में मेरी हेल्प के लिए खड़ी रहो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर मीना सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है और अपनी देवरानी की हेल्प करती है। फिर वो दोनों सबको खाना परोसती हैं।
वाह बहू, तुम्हारे हाथों में भी बिल्कुल बड़ी बहू के हाथों जैसा ही स्वाद है। हमारी मीना बहू भी बिल्कुल ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। अब तो कभी मीना खाना बनाएगी भी ना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आखिर खाना बनाया किसने है। बिल्कुल सही कहा आपने माँ। सिंड्रेला, ये लो तुम्हारा शगुन, खुश रहो। थैंक यू भैया। सिंड्रेला किचन में जाकर अपनी जेठानी के गले लग जाती है और उसे धन्यवाद देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी मीना ही सबके लिए खाना बनाती थी। लेकिन सभी यही सोचते थे कि खाना सिंड्रेला ही बनाती है। एक रोज उनकी सास अपनी बड़ी बहू मीना से कहती है, बड़ी बहू, मैं देख रही हूँ जब से सिंड्रेला बहू आई है तू तो महारानी ही बनती जा रही है। वो बेचारी घर का काम काज भी करे और खाना भी बनाए, और एक तू है जो बस गप्पे ही मारती रहती है। अरे थोड़ी बहुत अपनी सास की सेवा भी कर लिया कर। माँ जी, आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? अरे तू चुप रहे छोटी बहू, तू वैसे भी सारा काम करके थक जाती होगी। बड़ी बहू, तू चल मेरे साथ और मेरे सर की थोड़ी मालिश कर दे। जी सासू माँ। सिंड्रेला, कुछ देर में गैस बंद कर देना, खाना पक जाएगा। अरे तू तो उसे ऐसे बता रही है जैसे उसे खाना बनाना आता ही ना हो। अरे उसे सब समझ है। चल अब तू मेरे साथ। कुछ देर के बाद मीना पानी पीने के बहाने रसोई में आती है और खाना पक चुका है ये देखकर गैस बंद कर देती है। इस तरह वो अपनी देवरानी की फिर से मदद कर देती है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक रोज उनके घर उनकी सास की ननद यानी कि उनकी बुआ सास आती है। सिंड्रेला बहू, जल्दी से अपनी बुआ सास के लिए कुछ मीठा बनाकर ले आ। मीठा? और मैं अब क्या करूं? दीदी तो मार्केट गई हुई है और अब तक तो मैं सिर्फ दाल चावल ही बनाना सीख पाई हूँ। अब मैं क्या करूँ? अच्छा सुन बहू, सूजी का हलवा ही बना ले। तेरी बुआ सास को वो बड़ा पसंद है। जी माँ जी। यूट्यूब की मदद से सिंड्रेला हलवा बनाने की कोशिश करती है। काफी देर हो जाती है, लेकिन जब वो हलवा लेकर नहीं आती तो उसकी सास और बुआ सास रसोई में जाकर देखती हैं। रसोई में हर जगह सूजी ही सूजी बिखरी हुई थी। कढ़ाई में ढेर सारा घी था और सिंड्रेला अपना जला हुआ हाथ लेकर रो रही थी। बहू, ये तूने अपना और रसोई का हाल क्या बना लिया है? तेरी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो तूने जिंदगी में पहली बार खाना बनाया हो। मुझे कई सालों का तजुर्बा है। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए। इसे देखकर मैं साफ साफ कह सकती हूँ इसने आज पहली बार खाना बनाने की कोशिश की है। क्यों रे छोटी बहू, अब सच सच बोल भी दे। हाँ माँ जी, ये सच है। मुझे खाना बनाना नहीं आता क्योंकि मैं एक परी हूँ, तो मैंने कभी कोई काम ही नहीं किया। अगर आपको सच पता चल जाता तो आप मुझे और मेरे घर वालों को ताना देती और मुझे घर से भी निकाल देती। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया और आज तक जो भी खाना बनाती थी वो मीना दीदी ही बनाती थी। छोटी बहू, बुआ जी की बातों का बुरा मत मानना। और तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और मैं भी ना बिल्कुल भुलक्कड़ हूँ। कैसे भूल गई थी कि मेरी छोटी बहू एक सुंदर सी परी है। तो उस बेचारी ने खाना तो कभी बनाया नहीं होगा। अरे खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, सीख जाएगी। अब रोना बंद कर। ना तो मैं तुझे कुछ कहूँगी और ना ही बड़ी बहू को। चल अब मैं तेरे हाथों पर दवाई लगा देती हूँ। अपनी सास का प्यार देखकर सिंड्रेला अपनी सास के गले लग जाती है और धीरे धीरे वो सब खाना बनाना सीख जाती है। और कुछ महीने बाद अब अकेले ही वो अपने हाथों से सभी लोगों के लिए खाना बनाकर उन्हें परोसती भी है। और जब बुआ सास फिर से उनके घर आती हैं, तो वो बड़ा ही स्वादिष्ट सूजी का हलवा बनाकर उन्हें खिलाती है। शिवानी की सहेली अनीता की शादी जयपुर में हुई थी। शादी के बाद अनीता का फोन आता है। हेलो शिवानी, मैं अनीता बोल रही हूँ। अनीता,
कैसी है तू? शादी के बाद तो तू मुझे भूल ही गई। वैसे जयपुर का मौसम कैसा है? शिवानी, मैं जयपुर में नहीं मुंबई में हूँ, मायके में। इसीलिए तो तुझे फोन किया है। तुझसे मिलने का बहुत मन था। क्या तू मुंबई आई हुई है? चल, मैं थोड़ी देर में तुझसे मिलने आती हूँ। शिवानी अनीता से मिलने जाती है, पर वो अनीता की ससुराल की बातें सुनकर घबरा जाती है। क्या तुझे ससुराल में इतना काम करना पड़ता है? तो और क्या, शादी के बाद तो मेरी लाइफ बहुत ही बंद सी गई है। वही सुबह 5 बजे सोकर उठो, फिर घर के सारे काम करो, दिन भर सास ससुर नंद सबके ताने सुनो। इतना करने के बाद भी कोई 2 मीठे बोल नहीं बोलता। हर चीज में टोका टोकी करना। मेरी सास तो इतनी तेज है कि हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। जरा देर के लिए फोन पकड़कर बैठूं तो 10 बातें सुना देती हैं कि तू फोन में लगी है, कोई काम नहीं करती। इतना फोन में लगना अच्छा नहीं होता, इतना टीवी देखना अच्छा नहीं होता। मुझे तो तेरी बातें सुनकर बहुत डर लग रहा है। क्या ससुराल ऐसा होता है? वही तो, पहले मैं सोचती थी कि शादी होगी तो मजे करूंगी, हस्बैंड के साथ घूम कर आऊंगी, पिक्चर देखने जाऊंगी, होटल में खाना खाऊंगी। पर हमारे यहाँ तो मजाल है कि बाजार से दाल भी आ जाए। जब देखो माँ जी यही कहती हैं, घर पर बनाओ बहू, घर का खाना अच्छा होता है। होटल भी नहीं जाने देती हैं और ऊपर से मेरी नंद और पड़ोसी रिश्तेदार रोज हमारे घर पर आए रहते हैं। जब देखो मेरी सास हुक्म चलाते रहती हैं, बहू ये बना लो, बहू वो बना लो। बस मैं तो बहू कम और नौकरानी ज्यादा बन गई हूँ ससुराल जाकर। मुझे तो तेरी बातें सुनकर बहुत घबराहट हो रही है अनीता। सचमुच ससुराल जाना कितना खतरनाक है। मेरा बस चले तो मैं तो ससुराल ही नहीं जाऊंगी। चल पागल, हर एक लड़की को एक ना एक दिन शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। और तू वैसे भी आंटी जी और अंकल जी को जानती है, वो तो और 6 महीने बाद तेरी शादी भी कर ही देंगे। अब तू भी तैयार हो जा ससुराल जाकर ये सब झेलने के लिए। अनीता की बातें सुनकर शिवानी बहुत डर गई थी। उसने तो ठान लिया था कि वो ससुराल नहीं जाएगी, पर उसके मम्मी पापा उसके लिए लड़का देख रहे थे। शिवानी बेटा, तुझे कितने लड़के दिखाएं, पर तुझे कोई लड़का पसंद क्यों नहीं आता है? कल मिस्टर अशोक का लड़का अजय, वो तो दिखने में बहुत अच्छा था और उसका काम भी बहुत अच्छा था। फिर तुमने उससे रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया? मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है। अनीता कह रही थी कि शादी के बाद जल्दी सोकर उठना होता है। यहाँ पर तो मैं 12 बजे तक बेफिक्र होकर सोई रहती हूँ। तुम मुझे बार बार आकर उठाती हो, पर मुझे कोई डर नहीं होता क्योंकि मेरी माँ मुझे उठा रही होती है। और तुमसे तो मैं लड़ झगड़ भी लूंगी, पर वहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है शिवानी बेटा, ससुराल ही बेटी का असली घर होता है और बेटी को अपने ससुराल को ही एक न एक दिन अपना घर बनाना होता है। और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे बुलाती रहूंगी और तू मुझसे कहेगी कि मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने परिवार में व्यस्त हूँ। पता है ऐसा ही होता है। नहीं मम्मी, मुझे नहीं जाना। मैंने बोल दिया ना, मेरा मन नहीं है अभी शादी का। मुझे अपनी लाइफ को बांधना नहीं है। शिवानी बिटिया कहाँ है? ये देख, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे लेकर आया हूँ। पड़ोस में हलवाई की एक नई दुकान खुली है। मैंने सोचा तू सोकर उठ गई होगी, तो इससे बढ़िया गरम गरम नाश्ता और क्या हो सकता है। चल अब जल्दी से उठ जा और खा ले। देखा मम्मी, यहाँ आप लोग मेरा कितना ख्याल रखते हो। मेरे कहे बिना मेरे सामने इतनी सारी चीजें हाजिर हो जाती हैं। क्या ये सब वहाँ होगा
मुझे अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। पापा, मम्मी को बोलो ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे आप दोनों के साथ ही रहना है। अच्छा ठीक है, मत करो अभी शादी भाई, पर एक बार मेरे दोस्त आदेश, जो कि यही मुंबई में ही रहते हैं, उनके बेटे पवन से तो मिल लो। अगर लड़का पसंद ना आए तो तुम उसी समय मना कर देना। शिवानी लड़के को देखने के लिए मान जाती है। फिर लड़के वाले शिवानी को देखने आते हैं। शिवानी बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम तो हमें बहुत पसंद आई हो। भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपकी बिटिया बहुत प्यारी है। शिवानी पवन के साथ छत पर बात करने के लिए चली जाती है। शिवानी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं अभी नीचे जाकर इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप सब सुबह कितने बजे सोकर उठते हैं? क्या? ये कैसा सवाल है शिवानी? बताइए तो। जब तक आप इस सवाल का उत्तर नहीं देंगे, तब तक मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूँगी। मम्मी पापा को सुबह जल्दी उठने की आदत है, पर मैं वही 8 बजे तक सोकर उठता हूँ। अभी शिवानी पवन के साथ बात कर ही रही थी कि तभी उसकी माँ उसे बुलाने आ जाती हैं। शिवानी बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। शिवानी की बात अधूरी रह जाती है। शिवानी के पास ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे कि वो इस शादी के लिए मना कर सके। लड़का भी अच्छा था और सुहानी अपने पापा के दोस्त के घर ही शादी करके जा रही थी, तो उसके माता पिता को भी परिवार को लेकर कोई चिंता नहीं थी। सब कुछ अच्छे से निपट गया और शिवानी की शादी पवन के साथ तय हो जाती है। शादी में अनीता भी पहुंचती है। देखा, बड़ा कहती थी ससुराल नहीं जाएगी, अब तू भी फंसी गई ना अपने ससुराल वालों के चंगुल में। अब देखना, तेरी रात की नींद और दिन का चैन उड़ गया समझ। अनीता, मैं पहले से ही बहुत डरी हुई हूँ। अब तू जले पर नमक तो मत छिड़क। आज मेरी शादी है, प्लीज आज तो मेरी टांग मत खींच। चल, नहीं खींच रही टांग। मेरे साथ फोटो तो खिंचवा ले। शिवानी मन में ना जाने कितना डर लेकर ससुराल पहुंचती है। उसके मन में यही सवाल चल रहे थे कि वो अपने ससुराल में कैसे रहेगी। सब कुछ बदल गया था। उसके मम्मी पापा आसपास नहीं थे। नए चेहरे सास ससुर के रूप में उसके सामने थे। अगली सुबह जब शिवानी गहरी नींद में थी, एक मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ती है और शिवानी अचानक से उठ बैठती है। सॉरी मम्मी जी, अभी 5 ही बजे हैं। मुझे पता था मुझे 5 बजे उठना है। शादी के बाद ससुराल में सुबह 5 ही बजे सोकर उठते हैं, ये मुझे पता था। अच्छा हुआ मैं अलार्म लगाकर सोई थी। अरे बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लाई थी। पर तुम ये क्या बोल रही हो बेटा? 5 नहीं 10 बज रहे हैं। मैंने सोचा तुम शादी की थकान से नींद में हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय खुद ही ले आई। 10 बज रहे हैं, पर मम्मी जी ने मुझे उठाया नहीं। पर अनीता तो कह रही थी कि उसकी सास ने अगले ही दिन उसे सुबह जल्दी उठा दिया था। ये सब उल्टा क्यों हो रहा है? शिवानी नहा धोकर तैयार होकर रसोई में जाती है। शिवानी बेटा, तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो। देखो, तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे लिए रबड़ी, जलेबी, ढोकला और पता नहीं क्या क्या नाश्ता लेकर आ गए हैं। इन्हें पता ही नहीं था कि मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते में आलू पूरी बनाई है। अब ये सब तुम्हें ही खत्म करना है। कितनी दुबली पतली हो बेटा, खाने के मामले में सोचा मत करो। जो भी खाना है तुम्हारा अपना घर है, सब कुछ खुला है, तुम कुछ भी खाओ, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ये तुम्हारा अपना घर है। मैं ससुराल को लेकर कितनी गलत फहमी में थी। हर कोई एक सा नहीं होता, सबका अपना स्वभाव होता है और ससुराल को अपना बनाना तो एक लड़की के हाथ में होता है।
ये बात मुझे समझ में आ गई है। मैं अनीता को भी समझा दूंगी कि वो अपने ससुराल को अपना घर समझकर रहे। शिवानी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल वालों के प्रति जो डर अनीता ने उसके मन में डाला था, वो डर अब निकल चुका था। शिवानी अनीता को भी समझाती है कि वो अपने ससुराल को अपना घर मानकर रहे, तो उसे भी प्यार जरूर मिलेगा। हीरपुर नाम के एक गांव में रागिनी और अदिति अपने माता पिता के साथ रहती थीं। उसके पिता शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते थे। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहनें शहर के एक अच्छे से स्कूल में पढ़ती थीं। रागिनी दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, वहीं अदिति बहुत ही घमंडी और एक मतलबी लड़की थी। उसे हमेशा दिखावा करना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत सारे पैसे स्कूल लेकर जाती थी और सारे पैसे अपने दोस्तों में उड़ा देती थी। एक दिन उसके माता पिता कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जब ये बात दोनों बहनों को पता चलती है, तो वो दौड़ी दौड़ी अपने माता पिता से मिलने जाती हैं। उनके पिता की उसी समय मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन माँ की अभी आखिरी सांसें चल रही थी। बेटा, हम दोनों अब हमेशा के लिए जा रहे हैं, इसीलिए तुम दोनों बहनें हमेशा साथ रहना। बेटा रागिनी, अदिति अभी बहुत छोटी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसे माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देना। उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा। इतना कहकर उसकी माँ भी वहीं पर दम तोड़ देती है। कुछ दिनों बाद उनके बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अरे, अब तो हमारे बचे हुए पैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं? दीदी, माँ ने मेरी जिम्मेदारी आपके हाथों में दी है। अब कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। मैं ये गरीबों वाली जिंदगी बिल्कुल नहीं जी सकती। आपको तो पता है ना, मेरे कितने महंगे और बड़े बड़े शौक हैं। बहन, तू परेशान मत हो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ ही लूंगी। रागिनी हर जगह जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद उनके घर का मकान मालिक उनके घर पर आता है और उनसे कहता है, सुनो लड़कियों, जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है। तुम्हें 3 महीने हो गए हैं, तुमने अभी तक मेरा किराया नहीं दिया। अंकल जी, हमें इस घर से मत निकालिए अंकल जी। हम दोनों बहनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी अंकल जी। अपनी बकवास बंद कर। तुम दोनों जल्दी से ये घर खाली कर दो, बस, नहीं तो धक्के मार कर घर से बाहर कर दूंगा। दोनों बहनें रोते रोते अपने गांव चली आती हैं और अपने पुराने घर में रहने लग जाती हैं। रागिनी एक अच्छे स्कूल में अपनी बहन अदिति का एडमिशन करवा देती है और खुद स्कूल नहीं जाती। रागिनी को अपने गांव में नौकरानी का काम मिल जाता है। साथ ही साथ रागिनी सिलाई का भी काम करती थी। वहीं उसकी बहन अदिति अभी भी बिल्कुल पहले जैसी ही थी। अरे, तुम सबको पता है, पहले मैं शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मुझे गांव बहुत पसंद है। शहर में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इसीलिए मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे गांव लेकर चले, इसीलिए मैं गांव आ गई। अरे वाह, फिर तुम तो बहुत अमीर हो अदिति। इस गांव में सबसे अमीर शायद तुम ही हो। और नहीं तो क्या, सबसे अमीर यहाँ मैं ही हूँ। अदिति के नए नए खर्चे अब बढ़ते ही जा रहे थे। वो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती थी और दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। एक दिन अदिति स्कूटी से अपने स्कूल जा रही थी, तभी उसकी बहन रागिनी उससे कहती है, अरे गुड़िया, मुझे अपने स्कूल के पास छोड़ देना। स्कूल से बाजार बस थोड़ी ही दूर है, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। ओहो दीदी, आपके अंदर से कितनी गंदी बदबू आती है, छी। लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा हट के बैठना। चलो। दोनों बहनें स्कूटी पर बैठकर चल देती हैं। स्कूल आने पर रागिनी और अदिति स्कूटी से नीचे उतरती हैं। तभी अदिति की सहेलियां उसे देख लेती हैं और उससे पूछने लगती हैं, अरे अदिति, ये स्कूटी पर तुम्हारे साथ कौन है? अरे ये मेरी काम वाली बाई है, इसकी ना थोड़ी तबीयत खराब है आज, इसीलिए मैंने यहाँ उतार दिया इसे।
वाओ अदिति, तुम कितनी अच्छी लड़की हो। तुम अपने साथ साथ अपने नौकरों का भी कितना ख्याल रखती हो। गुस्से में रागिनी वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद जब अदिति घर आती है, अदिति तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बड़ी बहन को नौकर बोलती हो तुम? ओहो, इसमें शर्म की क्या बात है दीदी? अरे आप नौकर ही तो हो, नौकर को नौकर नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? गुड़िया, मैं तेरे ऊपर कितना खर्चा करती हूँ, तेरी हर जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और तू मेरे साथ इस तरह व्यवहार करती है। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रही हो आप, समझी? ये आपकी जिम्मेदारी है। माँ ने मरते समय ये जिम्मेदारी आपको दी थी। मेरा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। इतना कहकर अदिति वहाँ से चली जाती है। रागिनी दिन रात काम करते करते अब बहुत बीमार हो चुकी थी। अदिति, मुझे हॉस्पिटल लेकर चल बहन, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अरे दीदी, खुद चली जाओ ना, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मुझे उनके साथ पार्टी में जाना है, मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। इतना कहकर अदिति वहाँ से चली जाती है। रागिनी अकेले ही हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर रागिनी का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, बेटा, आपको तो कैंसर है, आपके इलाज के लिए बहुत खर्चा आएगा, आप जल्दी से अपना इलाज करवा लो, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। नहीं डॉक्टर, मुझे इलाज नहीं करवाना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है डॉक्टर, थैंक यू। इतना कहकर रागिनी अपने घर वापस आ जाती है। इसी तरह काफी दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अदिति की सहेली तन्वी उसके पास आती है। अरे अदिति, कुछ दिनों बाद मेरी बहन की शादी है, उस शादी में तुम्हें जरूर आना है, और हाँ, शादी में सबको लहंगा और कंगन पहनना है, इसीलिए तुम भी लहंगा और कंगन पहन कर आना। वैसे भी तुम तो बहुत अमीर हो, तुम तो सबसे सुंदर और सबसे महंगा ही लहंगा और कंगन पहन कर आओगी। अरे पैसों की कमी थोड़ी ना है मेरे पास, तुम चिंता मत करो, मैं लहंगा और कंगन पहन कर ही आऊंगी। सबसे सुंदर और ब्रांडेड लहंगा और कंगन मेरा ही होगा। अदिति अपने घर जाती है और अपनी दीदी से बोलती है, दीदी मुझे जल्दी से कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने लिए ब्रांडेड लहंगा और कंगन खरीदना है। मेरी फ्रेंड की बहन की शादी है, मुझे उसमें लहंगा और कंगन पहनकर जाना है। अदिति, मेरे पास पैसे नहीं है बहन, थोड़े पैसे थे, वो मेरी दवाई और इलाज में खर्च हो गए। अरे आपको दवाई लेने की क्या जरूरत थी दीदी, मुझे तो आप कहीं से भी बीमार नहीं लगती। अरे इतनी हट्टी कट्टी नजर आती हो, फालतू में ही फिजूल खर्ची करती रहती हो, मेरी चीजों के लिए तो आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। मैं सच बोल रही हूँ बहन, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, तेरे लिए लहंगा खुद सिल देती हूँ और माँ का कंगन भी दे देती हूँ। अरे आपने मुझे अपनी तरह गवार समझा है क्या, जब मैं आपका सिला हुआ घटिया लहंगा और माँ का पुराना कंगन पहन कर जाऊंगी? सब मुझ पर कितना हंसेंगे, ये पता है आपको। गुस्से में अदिति अपने कमरे में चली जाती है और रागिनी पूरी रात बैठकर एक सुंदर सा लहंगा सिल देती है और अपनी माँ का कंगन भी रख देती है। अगले दिन अदिति फिर से पैसे लेने आती है। अदिति, मेरी बहन, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चल बहन। ओहो, ये ड्रामे करना बंद करो और चुपचाप पैसे दो मुझे। रागिनी कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी अदिति गुस्से में रागिनी को धक्का दे देती है और रागिनी जमीन पर गिर जाती है और गुस्से में अदिति वहाँ से चली जाती है। अदिति जब शाम को घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी बहन रागिनी मर चुकी थी। अब अदिति पूरी तरह से अकेली रह जाती है। धीरे धीरे उसका सारा खाने का सामान और पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब वो जगह जगह खाना मांगने लगी थी, लेकिन कोई भी अदिति को अब खाना भी नहीं देता था और ऊपर से उसके सभी दोस्त उसका मजाक भी उड़ाने लगे थे। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने हमेशा मेरी सारी शर्तें पूरी की, लेकिन मैंने कभी भी आपको इज्जत नहीं दी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। एक दिन अदिति अपनी बहन का सिला हुआ लहंगा और कंगन भी पहन लेती है। आज अगर दीदी होती तो मेरे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती, मेरे साथ बैठकर खाना खाती
आज मुझे इतनी जोर से भूख लगी है, कोई मुझे खाना भी नहीं देता। क्या करूं मैं भगवान, क्या करूं? तभी उस लहंगे से एक आवाज आती है, मेरी बहन, मैं यही हूँ और ये एक जादुई लहंगा है, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। उसके बाद से अदिति खुशी खुशी उस जादुई लहंगे के साथ रहने लग जाती है। अब अदिति लहंगे की सहायता से गरीब लोगों की मदद करने लगी थी और खुशी खुशी अपनी बहन के लहंगे के साथ रहने लगी थी।